हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथियों, इस पर GS के पेपर फर्स्ट के जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो दूसरे वाले चैनल पे हिंदी और जो करंट अफेयर घटनासार का जो करंट अफेयर अर्धवार्षिकी आया है अभी हाल ही में, जो फरवरी से लेकर के अगस्त तक का करंट अफेयर है उसे वहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है प्रॉपर। तो आप लोग उसे स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चाहे सेकेंड पेपर हिंदी हो या करंट अफेयर हो, इन दोनों का वेटेज ठीक ठाक है और उसमें हिंदी को नज़रअंदाज करके हम लोग RO की तैयारी को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि केवल GS को कंप्लीट कर लेने या पेपर फर्स्ट को कंप्लीट कर लेने से, उसकी तैयारी कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। तो सेकेंड जो दूसरा चैनल है उस पर जा करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा आज, तो वहाँ उस पर जा करके आप लोग हिंदी और जो करंट अफेयर का सेक्शन है उसे भी प्रॉपर अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इस पर जैसे ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद AIS द्वारा जो प्रैक्टिस सेट पब्लिश किए गए हैं उसको प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। प्रॉपर RO के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें अच्छे से सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबंधित था वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से या फिर सैन्य प्रशासन से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है सैन्य प्रशासन से संबंधित था। सर ए नौबत जो शिवाजी के शासनकाल में एक पद होता था। शिवाजी ने राज्य में प्रशासन के लिए एक केंद्रीय स्तर पर जो अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी और इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा थे, अमात्य थे, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। और इसमें से सेनापति या सर ए नौबत जो सेनापति होते थे उन्हें ही सर ए नौबत कहा जाता था। जो सेना में भर्ती करना, संगठन, रसद आपूर्ति जो होती थी, सेना की देखरेख, वह सभी जो कार्य है या सभी दायित्व जो है उनके ऊपर होता था। तो याद रखिएगा, जो सेनापति होते थे शिवाजी के शासनकाल में उन्हें ही सर ए नौबत के नाम से संबोधित किया जाता था या उनका दूसरा नाम सर ए नौबत था। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करें, निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु, मतलब निजामुद्दीन औलिया जो थे वह अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। और वायजिद अंसारी जो है यह आपके रोशनिया ऑर्डर के संस्थापक थे। वायजिद अंसारी रोशनिया ऑर्डर के संस्थापक थे। शाह मोहम्मद गाउस या गौस है, ठीक है, शाह मोहम्मद गौस जो हैं यह तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे। यह जो है तानसेन के आध्यात्मिक गुरु और संगीत के बहुत ही प्रकांड मतलब विद्वान थे। और नूरुद्दीन जो नूरानी थे यह कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना किए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CDAB। ऑप्शन बी जो है आपका सही है। कदंब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, बनवासी, कांची या फिर बादामी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कदंब राजाओं की जो राजधानी थी वह बनवासी थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। देखिए, कदंब राजवंश की स्थापना सूर्यवर्मन द्वारा, या कहीं कहीं से यहाँ सूर्यवर्मन, कहीं कहीं मयूर शर्मन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मयूर शर्मन द्वारा की गई थी और कहा जाता है कि वह पढ़ने के लिए कांची आया था और बाद में पल्लवों के साथ उसका संघर्ष हुआ और इसकी राजधानी बनवासी थी। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों को बहुत से गांव दान में दिए थे। कदंब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था, इसके द्वारा कदंब राज्य को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। कदंब राज्य जिसका संस्थापक मयूर शर्मन था और इसकी राजधानी थी बनवासी। ऑप्शन भी सही है। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटियोकस द्वितीय, एंटीगोन गोनाटास, मगस या फिर टॉलमी द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंटीगोन गोनाटास जो है यह मकदूनिया में अशोक के समकालीन शासक था। देखिए, मकदूनिया में अशोक का जो समकालीन राजा था वह एंटीगोन गोनाटास था। और इसकी अगर हम बात करें, अशोक के शासनकाल या अशोक के समकालीन जो शासक थे, जैसे सीरिया में एंटियोकस का शासन था, मिस्र में टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय का शासन था, और मग में साइरस का राज था, और एरियस का अलेक्जेंडर नाम 13वें पृथक शिलालेख में मिलता है, ठीक है, एपियस
जो इसका नाम अलेक्जेंडर मिलता है, ठीक है। और इसका उल्लेख किया गया है 13वें जो पृथक शिलालेख है उसमें अशोक और अशोक के जो संबंध थे विभिन्न राज्यों के साथ, विदेशी राज्यों के साथ, इन सब का विस्तृत उल्लेख मिलता है, ठीक है, 13वें पृथक शिलालेख में। तो याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और मकदूनिया का जो शासक था अशोक के समकालीन, वह एंटीओक गोनाटास था। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? असहाय, विश्वरूप, भट्ट स्वामी या मेधातिथि? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघातिथि जो है यह मनुस्मृति के टीकाकार थे। मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार मेघातिथि थे। और इनके अलावा मनुस्मृति पर कुल्लुक भट्ट, गोविंदराज, इनके द्वारा भी टीकाएँ लिखी गई हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसके रचनाकार 1000 ईस्वी से लेकर के 3000 ईस्वी तक माने जाते हैं। और याज्ञवल्क्य की स्मृति में शूद्रों को व्यापारी, कृषक और कारीगर होने की बात की गई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात करें तो इसके भाष्यकार विज्ञानेश्वर हैं, जिन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की थी। और विज्ञानेश्वर के अलावा विश्वरूप और अपरार्क याज्ञवल्क्य स्मृति के भी भाष्यकार हैं, ठीक है। एक तो विज्ञानेश्वर हैं और इनके साथ साथ विश्वरूप भी हैं और अपरार्क है, यह दोनों भी इसके, ठीक है, मिताक्षरा के या कह सकते हैं याज्ञवल्क्य के स्मृतिकार हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार से, शैक्षणिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से या संवैधानिक सुधार से? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार से। भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत जो है 1919 के अधिनियम द्वारा ही की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है 1919 के अगर हम बात करें, इसमें 1921 में संवैधानिक सुधार जो किए गए थे उसे 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। और इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। सबसे पहले जो उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही किया गया था। और इसी में प्रांतीय द्वैध शासन या प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी 1919 के अधिनियम द्वारा ही किया गया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या लॉर्ड इरविन? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सो इसका तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? अरोड़ा आसफ अली द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, उषा मेहता द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उषा मेहता द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत होकर के नियमित रूप से जो रेडियो पर वक्ता या फिर कह सकते हैं रेडियो पर जो वह उनके द्वारा भाषण दिया जाता था वह जो है उषा मेहता द्वारा दिया जाता था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस मुंबई के कई भागों में गुप्त रेडियो प्रसारित किया गया था और इन रेडियो पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसारण करते थे, जबकि उषा मेहता भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे दल की सदस्य थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रीडिंग के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, सर जॉन साइमन के या लॉर्ड इरविन के? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इरविन के। जो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। इसका गठन हुआ था 1927 में और भारत आया था 1928 में, जिसमें वाइटमैन, इसे श्वेत कहकर भी इसका जो आलोचना की गई थी और इसे काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि इसके कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य इसका भारतीय नहीं था। यही कारण है कि इसका व्यापक स्तर पर पूरे भारत में विरोध किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये भी याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था यह मुख्य रूप से जो संवैधानिक सुधार हुए थे 1919 में, जो संवैधानिक सुधार हुए थे 1919 में, जो ये प्रावधान सुधार हुए थे संवैधानिक, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद जो भी संवैधानिक सुधार हुए हैं इसकी जांच की जाएगी कि संवैधानिक सुधार जो हुए सही हुए हैं या नहीं हुए हैं और इसकी प्रगति कहाँ तक हुई है, ठीक है। यह 10 वर्ष बाद किया जाना था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। ये भी एक जो है कारण था इसका विरोध करने का, और इसके साथ साथ इसके सारे मेंबर जो हैं वो अंग्रेज थे। ये भी जो है बहुत बड़ा रीजन था इसका विरोध करने का। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल ने, सूर्यसेन ने, बटुकेश्वर दत्त ने
या JS सेनगुप्ता ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यसेन द्वारा। चटगांव आम कांड जो हुआ था वो सूर्यसेन द्वारा किया गया था 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है यह किया गया था सूर्यसेन द्वारा, जिन्हें निकनेम या प्यार से लोग मास्टर दा के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सॉरी निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में और 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1892 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वह मुंबई में नहीं हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन देख लीजिए, जैसे 1885 का जो कांग्रेस अधिवेशन जब स्थापित हुआ था यह बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। 1886 का कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और यह पहले मुस्लिम थे जिनके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। 1888 का इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज जूलिय ने की थी और यह पहला अंग्रेज था। 1889 का मुंबई में विलियम बी डर्बन द्वारा की गई थी। 1890 का कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता में। 1891 का नागपुर में हुआ था और P आनंद चार्लू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और 1892 का जो कांग्रेस अधिवेशन है यह इलाहाबाद में हुआ था, न कि मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी द्वारा की गई थी। 93 लाहौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। और जो 1894 का कांग्रेस अधिवेशन था यह मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेव द्वारा की गई थी। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन होते हैं? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल स्थित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। मध्य कपासी बादल, मध्य स्तरीय बादल, कपासी या फिर पछाव बादल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उन्हें पछाव बादल के नाम से जाना जाता है, जो 6000 से लेकर के 12000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनका निर्माण होता है और यह सफ़ेद रेशम की भांति चमकते हैं और यह हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इसे वर्षा नहीं होती है। यह क्या है ना, जो पछाव स्तरीय बादल होते हैं वह चक्रवात और वर्षा के आगमन की सूचक होते हैं। चक्रवात के आगमन से पहले जो है पछाव स्तरीय बादल बहुत ही व्यापक स्तर पे बहुत ही बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनका निर्माण जो है 6 से 12000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बादल होते हैं। सफ़ेद जो है रुई की भांति दिखाई देते हैं, ठीक है, चमकीले बादल की तरह। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, यह आपको बताना है। उल्टा U आकार का, उल्टा V आकार का, उल्टा L आकार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। कुजनेट्स वक्र का जो आकार होता है तो उल्टा U आकार का होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। काकरापारा जो परमाणु विद्युत संयंत्र है यह कहाँ पे है? यह आपके गुजरात में है। कैगा कहाँ पे है? कैगा जो है यह है आपके कर्नाटक में। रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा है राजस्थान में और नरौरा है आपके उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन डी सही है। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? चिल्का झील के, पुलिकट झील के, महानदी मुहाने के पास है या फिर गोदावरी मुहाने के पास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या पुलिकट झील के पास में है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए। फसलों के भारतीय संस्थान और अवस्थिति, यह ऐसे ही UPPCS में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है और एक बार RO में क्वेश्चन ऐसे ही आ चुका है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें IIVR कहाँ पे है? IIVR जो है आपके वाराणसी में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, IIPR, यह कहाँ पे है? IIPR की अगर हम बात करें तो यह आपके कानपुर में है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च और यह कानपुर में है। तीसरा है IISR, यह कहाँ पे है? IISR जो है यह आपके लखनऊ में है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो आपकी
लखनऊ में स्थित है। चौथा है IIHR, यह आपके बेंगलुरु में है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, या लिख करके इसके आगे फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्वेश्चन या ऐसे जो है रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 1 4 2। किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकिकीय लाभांश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? 5 से 14 वर्ष, 15 से 60 वर्ष, 60 से 80 या 80 वर्ष से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 60 वर्ष आयु की जनसंख्या को जनांकिकीय लाभांश के अंतर्गत कहा जाता है। मतलब जनसंख्या का वह समूह जो उत्पादन करने में सक्षम है, जो रोजगार में सम्मिलित हो, ठीक है, या फिर से कोई काम करे, कुछ उत्पादन करे, उन्हें जनसांख्यिकीय जनसंख्या लाभांश के रूप में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे 15 से 60 है, लेकिन इसमें जो भारत सरकार का श्रम मंत्रालय है उसमें 15 से 64 मारा गया है, ठीक है, 15 से 64। तो अगर 15 से 60 ना मिले, 15 से 64 मिले, तो इसे भी आप लोग टिक कर सकते हैं। स्वधार योजना क्या है? अद्वितीय पहचान हेतु पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वधार योजना की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 2002 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी सही है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाह के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना या वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। मेक इन इंडिया अर्थात जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे भारत में शिफ्ट करना, उसे भारत के नाम भारत में उत्पादित करना, और मेक इन इंडिया के टैग से उसे निर्यात करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर ये पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है प्रथम योजना से, द्वितीय योजना से, तृतीय योजना से या फिर चतुर्थ योजना से। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित पीसी महालनोबिस। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो यह 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन देना, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय कौन नहीं है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। प्रसरणशील मौद्रिक नीति अपनाने का मतलब ये है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा, ये क्या कह रहा है कि भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए, ठीक है, और यह प्रसरणशील जब अपनाई जाती है, इससे क्या होता है, भारतीय रुपए में जो मुद्रा की मतलब कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, उत्पादन उपभोग ना के बराबर होता है, तो इसे बढ़ाने के लिए जो है इसे अपनाया जाता है, ठीक है। तो यह इसका अपोजिट है, बाकी तीनों का उपयोग जो है वह किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण, निर्यात को प्रोत्साहन किया जा सकता है, ठीक है, निर्यात को प्रोत्साहन करेंगे तो भारत में करेंसी के रूप में डॉलर आएगा, जिससे रुपया मजबूत होगा, यह किया जा सकता है। भारतीय उधारकर्ताओं जो करदाता हैं उनको रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बांड जारी करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे भारतीय कंपनियां जो होती हैं वह मसाला बांड जारी करके विदेशों से धन की प्राप्ति करती हैं, यह किया जा सकता है। और जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाएं हैं इन्हें आसान बनाया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक निवेश जो है वो भारत में आए, तो ये सब किया जा सकता है। लेकिन जो प्रसरणशील मौद्रिक नीति है इसका अनुसरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे रुपए की मूल्य में बढ़ोतरी के बजाय गिरावट आएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 5, 20 और 3, 20 और 2 या 20 और 10। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जिला आयोजन समिति जो होती है उसमें 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 3 सदस्य जो है वह इसके पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138 या फिर अनुच्छेद 139। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर किसी मामले से संबंधित निर्णय सुनाया गया है और अगर उसमें कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है जिससे यह सिद्ध हो जाए कि जो निर्णय सुनाया गया है वो गलत है या फिर से जिस व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है वो निर्दोष है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विलोकन याचिका है उसके तहत जो है उसकी फिर से सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार या कभी नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है आज तक 1 बार भी नहीं की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह देश के शासन में मूलभूत है और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में प्रावधान किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य तथा देश के शासन में मूलभूत हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था में मूलभूत है। गैर वाद योग्य इसलिए क्योंकि जैसे मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हम उच्च न्यायालय या फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उस तरह मौलिक आपके नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन की स्थिति में हम न्यायालय में नहीं अपील कर सकते हैं। और देश के शासन में आधारभूत या मूलभूत इसलिए हैं कि भारत या राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें जो जनहित में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सुमेलित करना है। निर्वाचन का प्रावधान किस में किया गया है? अगर हम निर्वाचन के प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 339 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो किया गया है उसका प्रावधान जो है आपको मिलेगा 369 से 392 ईस्वी में। भारतीय राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता दी गई है इसका प्रावधान जो है वो मिल जाएगा आपको 301 से 307 ईस्वी के मध्य, 301 से 307, अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य। और संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंधों का प्रावधान किया गया है उसका प्रावधान है अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3241। सिलिकोसिस एक है क्या? गुर्दे से संबंधित बीमारी, यकृत से संबंधित बीमारी, फेफड़े से संबंधित या अव्यवस्थित तंत्रिका से संबंधित बीमारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़े से संबंधित बीमारी है जो सिलिका, जिसमें इस बीमारी में सिलिका मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, और सिलिका के अधिक जो है शरीर के अंदर प्रवेश करने से सिलिकोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? विटामिन, बैक्टीरिया, वायु उत्प्रेरक या फिर वायरस? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजाइम एक प्रकार का वायु उत्प्रेरक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम वर्षा, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार में, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड। यह गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, न कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ दिए गए हैं और उसमें उपस्थित तत्व, उसमें जो है कौन से तत्व पाए जाते हैं उससे आपको सुमेलित करना है। हीरा में क्या पाया जाता है? हीरा में कार्बन पाया जाता है। संगमरमर में क्या पाया जाता है? संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है। रेत में क्या मिलता है? रेत में आपका सिलिकॉन मिलता है। और रूबी में पाया जाता है एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4123। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों? पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या फिर पानी गर्म करने पर फैलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी गर्म करने पर
सॉरी पानी जमने पर जो है फैलता है, जिस कारण जो है उसका जो आयतन है वो बढ़ता है और इसी वजह से बोतल फट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू आपकी जो तैयारी है, जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड जो दूसरा जो चैनल है उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ पे आप जा कर के घटनासार जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और सेकेंड पेपर आर ओ का जो सेकेंड पेपर है हिंदी, उसको प्रॉपर कवर किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।